गाइस, वेलकम टू अ चैनल मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूं। तो आज हम आ गए हैं डे 9 पे। साइंस एमसीक्यू वाली सीरीज में। किसके लिए? केवीएस पीआरटी के लिए। और मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आप इसे सीरियसली लेते हैं तो आपको केवीएस पीआरटी में साइंस और मैथ की सीरीज से मैथ एक भी नंबर मिस नहीं होगा, ठीक है ना। बाकी आपकी जैसी इच्छा हो वैसे करें। कई बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि सर टॉपिक पहले पढ़ा दो। बच्चों मैं बार बार कह रहा हूँ, केवीएस साइंस वाली प्लेलिस्ट में जाओ, क्लास 9 साइंस वाली प्लेलिस्ट में जाओ। इन चैप्टर्स को मैंने 2-2, 3-3 बार करा रखा है, ठीक है। आप लोग वहां से करें, नहीं समझ आता है तो दोबारा पूछे। अगर आप चाह रहे हो मैं आपके बदले मेहनत करूं या कोई और आपके बदले मेहनत करे तो ये आपकी गलतफहमी है। वर्क डन, तो आपको मैं बता देता हूं, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। यानी कि वर्क जब ही कहा जाता है जब फोर्स डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई होता है। पता है, आप सब जो नॉन साइंस बैकग्राउंड हो चाहे साइंस बैकग्राउंड हो, आप सब ने वर्क का ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ना। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डालूंगा, या केवीएस साइंस वाली वर्क एनर्जी चैप्टर देखो। वर्क का मैं जो फॉर्मूला पढ़ा रहा हूँ ना, टाइप्स ऑफ वर्क। वर्क एक्चुअल में 3 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और जीरो वर्क। ये रेयरली पढ़ा जाता है। और आपको इतनी बात ओपन चैलेंज से कह रहा हूँ, एनसीईआरटी से अगर आप पढ़ोगे क्लास 9 की साइंस, उसमें जीरो वर्क, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क, इसके बारे में नहीं बता रखा। और मैंने जो वीडियो बनाई है उसमें डिटेल में बता रखा है कि कब पॉजिटिव वर्क होता है, कब नेगेटिव और कब जीरो। वहां से अगर आप करते हो तो आपको ये बहुत 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 बेनिफिट देगा, ठीक है ना। चलो छोड़ो। तो अब यहाँ देखो, द बॉडी शोज डिस्प्लेसमेंट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड। ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसा थोड़ा ना, जिस तरफ फोर्स दोगे उस तरफ भी हो सकता है और अपोजिट भी हो सकता है, ठीक है ना। द बॉडी शोज डिस्प्लेसमेंट इन द सेम डायरेक्शन ऑफ दैट ऑफ फोर्स अप्लाइड, ये भी हो सकता है। द बॉडी शोज अ डिस्प्लेसमेंट इन द परपेंडिकुलर, ये द बॉडी मास इज ऑब्लिक्यूट टू द, बी सही कर दो, ठीक है ना, क्योंकि जनरली आप जिस तरफ फोर्स लगाते हो। अच्छा, ये देखो, ये क्वेश्चन मार्क जो आ रखे हैं ना, यही तो काम खराब करते हैं। इन क्वेश्चन मार्क के बदले कुछ और था, तो ये है वर्क डन इज जीरो। क्वेश्चन है वर्क डन जीरो कब होगा, वर्क डन जीरो कब होगा। तो मैंने आपको बताया ना, पॉजिटिव वर्क होता है, नेगेटिव वर्क होता है, जीरो वर्क होता है। तो जीरो वर्क के लिए 2 कंडीशन है। पहला कंडीशन कि आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो, और दूसरा कंडीशन कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। क्या कहा मैंने? जीरो वर्क के लिए 2 कंडीशन होता है। पहला कि आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो, दूसरा कि आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या हो, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। तो ये आंसर इसका क्या है, आंसर नंबर सी। और अगर किसी को नहीं समझ आ रहा तो यहाँ ऊपर लिंक आएगा वीडियो का, क्लिक करना और देख लेना। 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल यूनिट, ओके नाउ 3.6। आपने सुना है, जैसे हम लोग कहते हैं ना हमारा 200 यूनिट बिल आ गया, ऐसे सुना है ना। हमने 300 यूनिट कंज्यूम करा, हमने 50 यूनिट कंज्यूम करा, दिल्ली सरकार ने 200 यूनिट तक फ्री कर रखा है। एक्चुअल में यूनिट तो आम लोगों के लिए, एक्चुअल में होता है किलोवाट आवर। क्या होता है? किलोवाट आवर, ठीक है ना। लेकिन आम आदमी ये ना बोल पाए, इसलिए से यूनिट बोलते हैं हम जनरली। 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है, ये याद रखना है। क्या कहा मैंने? 1 किलोवाट आवर इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई का साइन है, 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल। अब इधर आ जाओ, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर आपने सीरियसली मेरे जो 3 टाइप ऑफ, जो मैंने 3 टाइप ऑफ वर्क बताया, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क, जीरो वर्क, अगर आपने उसे नहीं देखा है, प्लस आपको वो नहीं आता है, तो ये क्वेश्चन आप डेफिनेटली गलत करोगे, नो डाउट। ये क्वेश्चन डेफिनेटली गलत करोगे, नो डाउट। सेंट्रीपिटल फोर्स, सबसे पहले तो सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में पता होना चाहिए। मैंने आपको क्या कहा? एक धागे में एक पत्थर बांध के आप घुमा रहे हो, पत्थर निकलना तो सीधा जाता है, लेकिन वो सीधा नहीं निकल पाता, वो इस सर्कुलर पाथ में घूमता रहता है। किसकी वजह से? धागे की वजह से। यानी कि धागा इसे एक फोर्स लगा रहा है अंदर की तरफ, उस फोर्स की वजह से इस सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, और उस फोर्स को कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है ना। और उसका फॉर्मूला होता है mv²/r। आप ध्यान लगाना, मैंने आपको, अगर किसी ने मेरा पॉजिटिव नेगेटिव जीरो वर्क पढ़ा है ना, तो मैंने जीरो वर्क का जब एग्जांपल बताया था, तो सर्कुलर मोशन वाला बताया था। क्यों? क्योंकि सर्कुलर मोशन में फोर्स तो हमेशा अंदर की तरफ लगता है,
और उसका डिस्प्लेसमेंट हमेशा टेंजेंशियली होता है। मतलब अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे धागा टूटेगा, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे धागा टूटेगा तो पत्थर मेरा सीधा निकल जाएगा, और इसे कहते हैं टेंजेंट, इंग्लिश में कहते हैं स्पर्श रेखा। और आपको पता होना चाहिए टेंजेंट और रेडियस के बीच में कितना एंगल होता है, 90। तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल क्या होता है, 90। इसीलिए सेंट्रीपिटल फोर्स का वर्क डन क्या होता है, 0। इवन सेंट्रीपिटल फोर्स में सर्कुलर मोशन में जब भी वर्क डन पूछेगा 0। फॉर एग्जाम्पल ये सन है, सन के चारों ओर अर्थ घूम रहा है, तो यहाँ पे भी जो वर्क डन होगा वो 0 होगा। क्यों? क्योंकि सन अर्थ को अपनी तरफ खींच रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स से, और जिसे हम नाम देते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। और अर्थ का डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा, टेंजेंशियली, और दोनों के बीच में हमेशा क्या एंगल होगा, 90 डिग्री। समझ आया मैं क्या कह रहा हूँ? क्वेश्चन नंबर 2, मैं बार बार कह रहा हूँ बिना कंसेप्ट पढ़े किसी भी चीज का कोई फायदा नहीं है। अगर आपने जीरो वर्क, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और जीरो वर्क तीनों अगर पढ़ लिए तो आपको बहुत आसानी मिलेगी, ठीक है ना। तो चलो, व्हेन अ बॉडी फॉल फ्रीली टुवर्ड द अर्थ, एक ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिर रहा है अर्थ की तरफ फ्रीली का मतलब होता है कि उसे किसी चीज से बांधा नहीं है, ऐसे गिर रहा है डायरेक्टली। द टोटल एनर्जी, आपको मैंने क्या बताया था, जब कोई चीज किसी भी हाईएस्ट पॉइंट पे होती है तो उसके पास कौन सी एनर्जी होती है, सिर्फ पोटेंशियल। जैसे जैसे वो नीचे को आता है वो पोटेंशियल किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है, काइनेटिक। जब वो बॉटम पॉइंट पे पहुंच जाता है तो उसके पास क्या होते हैं, काइनेटिक। मान लो यहाँ पे पोटेंशियल 10 थी, तो बॉटम पॉइंट पे काइनेटिक भी क्या हो जाएगी, 10। और इसके बीच में कहीं पे भी जब इसके पास काइनेटिक भी थी और पोटेंशियल भी थी, तो अगर पोटेंशियल 8 होगी तो काइनेटिक, अगर पोटेंशियल 7 होगी तो ये 3 होगी। इसका मतलब ये है कि एनर्जी का सम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसे ही कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का संरक्षण नियम। वो क्या कहता है कि एनर्जी नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ट्रांसफर ओनली फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। क्वेश्चन नंबर 3, इफ वर्क डन इज फास्टर रेट, मतलब पावर का फॉर्मूला आपने पढ़ा, वर्क अपॉन टाइम। इसे हम साइंटिफिक डेफिनेशन वाइज कहते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क। जैसे मान लो एक मोटा इंसान है और एक पतला इंसान है, हम जनरली कह देते हैं इसके अंदर पावर ज्यादा है, इसके अंदर पावर कम है। लेकिन पावर ना मसल्स से या फिर साइज से नहीं होता। पावर कैसे होता है, आप दोनों को सेम काम दो, मानो आपने कह दिया भाई तुझे भी इस खेत में पूरा झाड़ू लगाना है और तुझे भी इस खेत में पूरा झाड़ू लगाना है। इसने झाड़ू लगा दिया 10 सेकंड में, इसने लगा दिया 20 सेकंड में। तो जो कम समय लेगा, लेकिन कम समय कब, जब काम सेम होगा, काम दोनों को सेम देना है। जो सेम काम कम समय पे करेगा उसकी पावर ज्यादा है। इसीलिए इसे रेट ऑफ डूइंग वर्क कहते हैं, कार्य करने की दर। हिंदी में कहते हैं कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, ठीक है ना। वो कह रहा है रेट ऑफ डूइंग फास्टर, मतलब जल्दी काम कर रहा है, और अगर जो जल्दी काम करेगा उसका पावर क्या होगा, ज्यादा होगा। अब देखो, मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, ये अर्थ है, इसके चारों ओर मून घूम रहा है, ठीक है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको कौन सा फोर्स खींच रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स स्टैंड फॉर जीएफ। मैं जब भी 12th क्लास को पढ़ाता था या 11th को मैं जीएफ लिखता था, उनके चेहरों में हंसी आ जाती थी। लेकिन जीएफ यहाँ पे क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। वर्क डन, अभी देखो मैंने कहा ना, जैसे जैसे आप मेरी हर क्लास में आगे जाओगे आप रिलेट करने लगोगे डाटा को कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो कितना आपके लिए सही है। अभी देखो ऊपर मैंने बताया था सर्कुलर केस में सारे वर्क डन क्या होते हैं, 0। याद आया? जिसको ये बात पसंद आई लाइक जरूर करना, ठीक है ना। आप लाइक सब्सक्राइब शेयर यही कर सकते हैं मेरे लिए, और इसके बदले मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करूंगा। वर्क डन बाय बॉडीज, वर्क डन 3 हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए। और आप अगर एनसीईआरटी में जाओगे तो आपको इतना डिटेलिंग नहीं दे रखा, सिर्फ वर्क बता रखा है। तो मैं बता देता हूँ, मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ ताकि पीछे वीडियो में ना आना पड़े। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा, ये एक्चुअल फॉर्मूला होता है, एफ डी कॉस थीटा। अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, 0 डिग्री का मतलब होता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में, तो वर्क हो जाएगा एफ डी कॉस 0, और कॉस 0 कितना होता है, 1, तो एफ डी। और जिसके आगे कोई साइन नहीं आता उसको हम कह देते हैं पॉजिटिव। तो इस तरह के वर्क को कहते हैं पॉजिटिव वर्क। तो पॉजिटिव वर्क की डेफिनेशन क्या हो जाएगी,
एक ऐसा काम, एक ऐसा वर्क जिसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या हो, सेम हो। इसी तरीके से अगर थीटा 180 डिग्री हो जाए, अच्छा इसका एग्जाम्पल लिखना है तो ऑल वर्क, अपनी आम जिंदगी में आप किसी फोन को धक्का दे रहे हो, किसी कार को धक्का दे रहे हो, ये सारे के सारे पॉजिटिव वर्क होते हैं। क्यों? क्योंकि आप जिस तरफ फोर्स लगा रहे हो वस्तु उसी तरफ मूव कर रही है। अगर आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में, तब एंगल 180 डिग्री होगा। तो वर्क का फॉर्मूला क्या है, एफ डी कॉस 180। आप लोग साइंस और मैथ बैकग्राउंड की नहीं तो बताए, तो कॉस 180 होता है -1, तो W इक्वल टू एफ डी, और -1 तो W इक्वल टू माइनस एफ डी। अब जिसने सिर्फ ये रटा है वो तो बता देगा, मैं बता देता हूँ, कॉस एन पाई की वैल्यू -1 की पावर n होता है। जो साइंस या मैथ आगे तक पढ़ा है उसे समझ आ जाएगा मेरे इस एक्सप्रेशन से कि मेरे अंदर मैथमेटिकल कंटेंट कितना है, ठीक है ना। बाकी छोड़ो, तो ये नेगेटिव वर्क हो गया। क्या हो गया? नेगेटिव। तो अब नेगेटिव वर्क की डेफिनेशन बोलोगे तो क्या बोलोगे, एक ऐसा वर्क जिसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो। अब आप सोचोगे ऐसा कब होगा, क्या फोर्स इस तरफ दो, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ होता है। देखो, अगर कोई वस्तु को आप ऊपर की तरफ फेंक रहे हो तो ये डिस्प्लेसमेंट किस तरफ कर रहा है, ऊपर की तरफ। अब मुझे बता दो इसको ग्रेविटेशनल फोर्स किस तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ। तो हो गया ना 180 डिग्री। तो इसका एक पहला एग्जांपल हो जाएगा, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अप, यानी कि गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य जब कोई वस्तु ऊपर की ओर जा रही हो, पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल इसका रख सकते हो, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स। क्या होता है, आपने एक बॉल फेंकी, बॉल डिस्प्लेस इस तरफ कर रही है, लेकिन आपको पता है ना फ्रिक्शन फोर्स किस तरफ लगता है, अपोजिट डायरेक्शन में। फ्रिक्शन फोर्स का नेचर यही होता है, इट ऑलवेज अपीयर्स ऑन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, सॉरी अपोजिट डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो इसलिए इसमें भी क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, ठीक है ना। तो ये दो इसके परफेक्ट एग्जांपल हो गए। अब लास्ट आता है जीरो वर्क। क्या आता है? जीरो वर्क। अगर थीटा 90 डिग्री हो जाए तो W इक्वल टू एफ डी कॉस 90, कॉस 90 होता है 0, तो वर्क इक्वल टू एफ डी इंटू 0, तो वर्क इक्वल टू 0। अगर थीटा 90 हो जाएगा तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। पहली कंडीशन ये, और ये किस केस में होता है, सर्कुलर मोशन के केस में। दूसरी कंडीशन, अगर मेरा डिस्प्लेसमेंट ही 0, मतलब आप एक बड़े से पहाड़ को धक्का दे रहे हो या दीवार को धक्का दे रहे हो, तो पहाड़ और दीवार तो मूव करेगी नहीं, चाहे आप कितना फोर्स लगा रहे हो। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0। तो वर्क क्या हो जाएगा, एफ डी की जगह 0, कॉस चाहे कुछ भी हो, 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0, समझ आया। और ये ऐसा भी हो सकता है कि आप यहां से स्टार्ट करें और घूम के वापस यहीं आ गए, तो इस केस में भी डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। मैं बता चुका हूं डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है ना। तो ये मैंने पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 तीनों वर्क समझा दिए। अगर आपने पढ़ना होगा तो ये बहुत अच्छा है। देखो यहां से समझो, 1 वॉट सेकेंड, 1 वॉट सेकेंड, देखो वॉट यूनिट होती है पावर की और ये होती है टाइम की। तो पावर इंटू टाइम क्या हो सकता है, तो आपने पढ़ा पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, टाइम ऊपर चले जाएगा तो ये बन जाएगा वर्क इक्वल टू पावर इंटू टाइम। दिखा, पावर इंटू टाइम किसके बराबर आ गया, वर्क के, और वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल। समझ आया। इस तरीके से घुमा घुमा के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। और आप लोगों को सीधा ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉय पढ़ाया जा रहा है कि ऐसा ही होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्वेश्चन को बनाने वाला किसी भी लेवल तक जा सकता है, और कंपटीशन डे बाय डे टफ ही होगा, आसान कभी नहीं होगा, ठीक है ना। साइंटिफिकली वर्क इज सेड टू बी डन विच ऑफ द फॉलोइंग केस। वर्क कब कहा जाएगा, पढ़ते हैं। मनीष पुल्स द ट्रॉली ऑन अ सर्टेन एंगल, किसी एंगल पे ट्रॉली को पुल कर रहा है। मीरा स्टडीज फॉर आवर, ये तो वर्क नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट तो हो ही नहीं रहा, क्योंकि वो पढ़ रही है। मनोज पुशिज द वॉल, इसमें भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा। मीरा पुशिज द वॉल, इसमें भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा। तो किसमें वर्क होगा, सिर्फ पहले वाले में। समझ आ गया ना। और ये किस टॉपिक से हो जाएगा, अभी जो मैंने पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 बताया, अगर आपने थोड़ा भी ध्यान से देखा तो ये सारे क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे, ठीक है ना। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग इंक्रीज, ओके ना, देखो समझना, ये तो हम पहले ही करा चुके हैं। कब कब इंक्रीज करेगा, देखो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग इंक्रीज व्हेन इट इज स्टेट ऑफ, सुनना। अब आपने स्प्रिंग है ये, मैंने कहा था या तो इसको एक्सपेंड करोगे या कॉम्प्रेस करोगे। मानो आपने कॉम्प्रेस कर दिया, आपने कॉम्प्रेस कर दिया इतना, ठीक है ना। तो अब इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है ना।
अब जब इसे छोड़ोगे तो होगा क्या, ये पोटेंशियल कन्वर्ट होगी काइनेटिक पे, और जब अपनी इनिशियल पोजीशन पे पहुंचेगा तो सारी की सारी पोटेंशियल किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक में, और वो काइनेटिक इसे आगे की तरफ ले जाएगा और यहाँ पे फिर बन जाएगा पोटेंशियल में, सही है ना। तो स्प्रिंग को जब कंप्रेस करते हो या फिर एक्सपैंड करते हो तब उसके पास पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। ए बी कंप्रेशन नाइदर ए नॉर बी। व्हेन स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट मूविंग डबल, मतलब वेलोसिटी को डबल कर दिया। तो मैंने कल क्या बताया था, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर होता है, अगर वेलोसिटी को डबल करोगे तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स होगी, है कहीं, ये रहा। अब होता क्या है, जनरली आपको ये आंसर पता चल गया, आप खुश हो जाते हो, लेकिन करना क्या चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, एज पर माई व्यूज, आपको करना क्या चाहिए कि आपको बाकी के 3 ऑप्शन में भी जो भी टर्म आ रही है उनको पता होना चाहिए, उनका रिलेशन विद एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू बाई टी। तो एक्सेलरेशन तो वेलोसिटी के डिफरेंस पे डिपेंड करता है, और यहाँ डिफरेंस तो दिया नहीं है। मोमेंटम को हिंदी में कहते हैं संवेग, मैंने हिंदी मीडियम में पढ़ा है 10th तक। संवेग का फॉर्मूला होता है मास गुणा वेलोसिटी, m इंटू वी। वेलोसिटी को अगर डबल करेंगे तो ये भी क्या होगा, डबल, क्यों, क्योंकि यहाँ पावर 2 नहीं है, ये तो 4 टाइम्स कह रहा है, इसलिए ये भी क्या हो गया, गलत। पोटेंशियल एनर्जी का वेलोसिटी से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी वाला अपने आप गलत हो गया, ठीक है, समझ आया। चलो ओके। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो होता क्या है, जब आपने फेंका मानो उसकी वेलोसिटी 10 है, जैसे जैसे ऊपर जाएगा वेलोसिटी कम होती जाएगी, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। एक सर्टेन पॉइंट ऐसा जरूर आएगा जहां पे उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, इसकी वेलोसिटी यहाँ पे 0 हो गई, सुनते रहना, वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो गई, 0 हो गई। अब यानी कि यहाँ पे इसके पास काइनेटिक एनर्जी जो भी थी वो सारी की सारी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई, और वो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट होगी, पोटेंशियल, और इसके बीच में इसके पास दोनों एनर्जी होगी, काइनेटिक भी होगी और पोटेंशियल भी होगी। क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट हैपन टू इट्स काइनेटिक एनर्जी, कह रहा है सबसे ऊपर जब पहुंचा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई, वो गई कहा, तो आपको पता चल गया वो गई कहा, वो कन्वर्ट हो गई पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी डबल, काइनेटिक एनर्जी 0, हाँ सही है, ये भी सही है। अब ऑप्शन में ये होता कि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट होगी तो वही लिख देते, तो मैक्सिमम तो हो नहीं सकती, ये भी नहीं हो सकती, तो आंसर हो गया 0, समझ आया। बहुत प्यारे क्वेश्चन है, बहुत प्यारे क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग सपोर्ट कितना करते हैं ये देखा जाएगा, ठीक है ना। चलो आ गया न्यूमेरिकल फिजिक्स का। आ स्टोन वेट 1 किलोग्राम ड्रॉप फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द हाइट ऑफ इतना, 4 मीटर से ऊंचाई से 1 किलोग्राम का पत्थर नीचे फेंका गया, छोड़ा गया। फ्री फॉल 1 मीटर, व्हेन इट हैज फ्री फॉलन 1 मीटर, इट्स टोटल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। मतलब जब 1 मीटर बचा है तो यहाँ पे इसकी टोटल एनर्जी बताओ, तो दिमाग लगाओ। सबसे पहले तो आप इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, mgh, m की जगह 4 g, जब g नहीं, वैसे g की वैल्यू 9.8 होती है, लेकिन नहीं दिया होता तो किताब वाला 10 लेके भी चल रहा होता है। मैंने यहाँ वैल्यू देख ली तो 10 लेके चल रहा है, g की जगह 10, h की जगह 1, 40। अब दिमाग लगाना, देखो क्वेश्चन को किस तरीके से बनाया जाता है और किस तरीके से उलझाया जाता है, इस क्वेश्चन में समझ आएगा। यहाँ पे इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी 40 जूल। अब मैंने आपको क्या बताया था, ये पोटेंशियल जैसे जैसे नीचे जाएगा काइनेटिक में कन्वर्ट होती रहेगी, और सबसे बॉटम पॉइंट पे जब ये पहुंचेगा तो काइनेटिक कितनी हो जाएगी, 40 जूल। लेकिन वो ये बोल रहा है कि जब ये गिरने से 1 मीटर पहले था तो इसकी टोटल एनर्जी कितनी होगी। और याद है टोटल एनर्जी को मैंने मैकेनिकल एनर्जी कही थी, और वो किसके इक्वल होते हैं, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन मैंने आपको अभी एक और चीज बताया था जिसका नाम था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अकॉर्डिंग टू दिस एनर्जी नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो यानी कि अगर इस पे 40 जूल है तो पूरे रास्ते में अगर मैं काइनेटिक पोटेंशियल का सम करूंगा, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी निकालूंगा, यानी कि टोटल एनर्जी निकालूंगा, तो हर पॉइंट ऑफ टाइम पे इसकी टोटल एनर्जी कितनी होगी, 40 ही होगी। इतना प्यारा क्वेश्चन डाल रखा है, समझ आया। ठीक, कंटेंट पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। प्रीवियस वीडियो में आपने बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया डे 8 में, आज डे 9 है, आपका सपोर्ट सबसे जरूरी है। धन्यवाद।